प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मास्टर साहब प्रणाम। हमारे धन्य भाग जो आप इस गरीब के घर पधारे हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास वो कला और हुनर है जो बड़े से बड़े धनवान के पास भी ना हो। भला तुम्हें कौन गरीब कहेगा? ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना मान दे रहे हैं। अच्छा दिनों, एक बात बताओ, तुम बेटे को ढोल बजाना सिखा रहे थे, उसे पढ़ाना लिखाना भी है कि नहीं? वो तो यूं ही आके बैठ गया था। उधर स्कूल की घंटी बजने वाली है, तुम हो कि बस अरे चल जा किताबें ले आ, स्कूल नहीं चलना है क्या? जा भाग। देखो दिनू, तुम्हारा बेटा हीरा है हीरा, पर तुम्हें उसकी कीमत मालूम नहीं। हम उसे तराश कर चमकाना चाहते हैं। तुम अगर इसी तरह उसे बाजे गाजे में उलझाए रखोगे तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? देखिए मास्टर साहब, बाजा बजाना हमारा पुश्तैनी पेशा है। हमारे बाप दादा न जाने कब से यही धंधा अपनाते आए हैं। माता के मंदिर के पुजारी बाबा का कहना है, हमारे बाजे की आवाज सुने बगैर देवी मैया की नींद ही नहीं खुलती। सो तो ठीक है, मैं तुम्हारी भावना की भी इज्जत करता हूँ, मगर तुम्हारे बेटे कमल के सामने जो सुनहरा भविष्य हाथ फैलाए खड़ा है, इसे ठुकराना भी तो कोई अक्लमंदी नहीं कही जाएगी। पढ़ लिख कर कल जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तो तुम्हारे नाम के साथ साथ हमारे स्कूल और इस गांव का नाम भी रोशन करेगा। इसीलिए तुम कमल की पढ़ाई की भी चिंता करो। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने भला कभी नानुकुर की है, लेकिन बाप कमल ये भी तो चाहता है कि उसका बेटा अभी से ढोलक पर हाथ साधे। देखो दिनू, तुम एक समझदार इंसान हो। दो नाव पर पांव रखने वाले का बीच दरिया में क्या होता है, क्या तुम ये नहीं जानते? पढ़ाई के साथ साथ कमल को तुम अगर ढोलक के साथ भी बंधना चाहोगे तो ना वो घर का रहेगा ना घाट का। मैं तुम्हें फिर से बता दूं दिनू, भगवान ने कमल को धरती पर बाजा बजाने के लिए नहीं भेजा। पढ़ लिख कर उसे बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है, इज्जत कमानी है। मेरी बात पर ध्यान देना। देखो जी, मास्टर जी की बात पर गौर करो, वो सही कहते हैं जी। मुन्ना को पढ़ने दो, उसे अपने साथ बाजा से मत जोड़ो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। लगता है देवी माता की पूजा हो रही है। अरे ये तो तेरे बापू की ढोल की आवाज है।
दीनू वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं माँ तुम्हारी ढोलक की थाप पर झूम रही। तुझे बाजा नहीं बजाना है, तुझे तो साहब बनना है, बहुत बड़ा बाबू साहब। अपनी आखिरी सांस छोड़ते हुए बापू ने कहा था, बेटे, देवी माँ की कृपा से तुम लोगों के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो गया है। अब माता को कभी भूलना मत। देवी माँ के सामने ढोलक पे थाप जरूर देना। अरे यही तो हम लोगों की पहचान है। पर क्या हमारा कमल भी ढोलकिया ही बनेगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे वो तो श्यामलाल जी ने आज अपने समधी के गांव में जो ढोल बजाने का न्योता दिया, उसी से मुझे ये पुरानी बातें याद आ गई। मैं कह देती हूँ, हमारा कमल तो बस साहब ही बनेगा। हाँ, मास्टर जी भी बता रहे थे, कमल गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। तभी तो मैं उसे ढोल से दूर रखता हूँ, ताकि पढ़ाई से कहीं उसका मन ना हट जाए। बस एक चिंता मुझे खाई जा रही है। किस बात की चिंता जी? मेरे बाद माता के सामने ढोलक कौन बजाएगा? हमारे यहाँ जो रिवाज चला आ रहा है, वो क्या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? बेकार की बातों में क्यों परेशान होते हो जी? जो देवी माता की इच्छा होगी वही होगा। पारो, कमल घर में है नहीं, कहाँ गया जानती है? मुझे नहीं मालूम जी, मैं तो अभी मंदिर से आ रही हूँ। तुझे पता उसका नतीजा आज आने वाला है। सारे बच्चे स्कूल गए हैं, ये न जाने कहाँ गया। ओह, अब समझी वो सुबह से इतना घबराया हुआ सा क्यों लग रहा था। कहाँ गया होगा? धा त्रकधत्ता 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 तागिन तागिन धा। धा त्रकधत 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 तागिन धत्ता। हाँ, धिनक धिनता धिनक धिनता भिन्नता भिन्नता भिन्न धत्ता। मैंने तुम्हें कहा था ना एक दिन दीनू, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे गांव का नाम रोशन करेगा। तुम्हारा बेटा पूरे प्रांत में पहला नंबर पर आया है, समझे?
प्रणाम बापू। अरे मुन्ना बेटे, अरे कैसा है तू? कब आया? मैं तो बहुत पहले से आकर यहाँ खड़ा था, पर आपको अपने ढोलक से फुर्सत मिले तब ना। कैसी बात कर रहा है बेटे यार? अरे मुझे तू और ये ढोलक दोनों ही बहुत प्यारे हो। मुन्ना, तू मेरा दिल है तो ये मेरे दिल की धड़कन है। अरे तुम दोनों के बगैर तो मेरा जिंदा रहना ही मुश्किल है। मुझे माफ कर दो बापू, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। अरे पगले, माफी क्या मांगता है रे? मैं भला तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ? आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। चल चल मुंह हाथ धो ले, तेरी अम्मा खाना बना रही होगी। आज न जाने कितने सालों के बाद बाप बेटी एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। चल चल। अरे कमल, तुम कब आए? यही कोई 2-4 दिन हुए यार। क्या हो गया? तुम्हें बहुत परेशान दिख रहा। रिजल्ट्स को लेकर परेशान हूँ यार। अरे छोड़ यार, फिर वही पहले जैसा। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अच्छा बेटे, एक बात तो बता, ये कॉलेज की पढ़ाई तो तूने पूरी कर ली, तब ये दिल्ली क्यों गया था? आईएएस परीक्षा के इंटरव्यू के लिए गया था बापू। ये आइस कौन सी बला है रे? और इसके साथ तेरा क्या लेना देना? अरे अम्मा, ये जो जिला के बड़े साहब होते हैं ना, जिनके पास आम लोग अपना दुखड़ा रोते हैं, जो इनकी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं, वही साहब लोग आईएएस होते हैं। मैं उसी नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने गया था। तू सच कह रहा है बेटे? तो साहब बनेगा, सबसे बड़ा साहब। मैं जानती थी मेरा बेटा एक दिन जरूर साहब बनेगा। मुझे पता है रे, तू परीक्षा में जरूर कामयाब होगा मेरे बच्चे। तुम चुप क्यों हो जी? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या बोलूं? जो माता की इच्छा है वही सब हो रहा है। माँ, दया बनाए रखना माँ, दया बनाए रखना। कमल, तुझे याद है मैट्रिक का रिजल्ट निकलने से पहले तू कैसा घबरा रहा था? हाँ? अरे यार, मुझे तो लगता है इसकी घबराहट की आदत अभी तक गई नहीं। कर ले बच्चों, कर ले। जो भी मजाक उड़ाना है अभी उड़ा ले। कल को जब यही कमल आईएएस पा लेगा तो उसके सामने बोलने में तेरी धिग्गी बंद हो जाएगी। हाँ। अच्छा कमल, तू जब आईएएस बन जाएगा तब इस गांव में फिर आएगा? हमसे इसी तरह मिलेगा? तूने मुझे समझ के रखा। लगता है तुझे मेरी दोस्ती पर भरोसा नहीं, वरना तू ऐसी बात कभी नहीं करता। खैर यार, दोस्ती का बंधन टूटना क्या इतना आसान है? हमने साथ साथ जो दिन गुजारे हैं वो क्या भूलने वाली चीज़ है? मुझे अफसोस है यार, तू मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, आजकल की इस दुनिया में लोग घड़ी घड़ी रंग बदलते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल कर लिया। ए कमल, कमल, तूने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ हाँ गोपी भाई। अरे कमल, तू यहाँ बैठा है? आज के पेपर में तेरा फोटो छपी है। मैं आता हूँ यार। हाँ? जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। माँ, ये सब तुम्हारी दया और तुम्हारी कृपा से हुआ है माँ। अपनी दया हम पे हमेशा बनाए रखना माँ। तू चला जाएगा
तो हम किसके सहारे जीवन बिताएंगे बेटा? कुछ न रुक जाता बेटे, अभी तो तुझे जी भर के देखा भी नहीं हमने। मेरा मन भी कहाँ चाहता है आप लोगों को छोड़कर जाने को, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। आप लोगों को अपने बेटे को साहब बनते हुए देखना है ना। अच्छा बापू, ट्रेनिंग पर पहुंचने के लिए चिट्ठी आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। आप लोगों के प्यार ने मुझे बांध रखा था, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। तो मैं चलूं? हाँ बेटे, माँ की कृपा तुझ पे हमेशा बने रहे। और वहां पहुंचते ही चिट्ठी लिखना बेटे। काका, लो काका, बेटे की चिट्ठी आ गई। देखो तो क्या लिखा है। अरे पारो, हाँ पारो, क्या है? अरे देख देख, कमल की चिट्ठी आई है, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब वो सचमुच का साहब बन गया है। जय हो देवी माता की, जय हो। ये बात सुनने को मेरे कान तरस गए थे जी। आज मैं कितनी खुश हूँ क्या बताऊं। मेरा कमल क्या क्या ठाठ होंगे उसके। सर, सुधाकर जी आए हैं। ये सुधाकर जी कौन है? इस शहर के नामी ठेकेदार हैं सर। अमीर होने के साथ साथ कला के बहुत बड़े पारखी हैं। बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी इज्जत है शहर में। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है सर। नमस्ते एसडीओ साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ जी, मैं सुधाकर दास हूँ, यहाँ के हाई स्कूल की मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी। मैं यहीं पास में रहता हूँ। सुना है आप नए नए आए हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गया। इन दिनों तो काफ़ी व्यस्त होंगे आप, फिर भी एक बार समय निकाल कर हमारे घर पधारते तो काफ़ी खुशी होती। देखिए सुधाकर जी, जब आप इस उम्र में समाज सेवा के लिए वक्त निकाल पाते हैं, वो भी इतनी व्यस्तता के बावजूद, तो फिर आप जो इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाने आए हैं, मैं भला आपको इनकार करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। मैं ज़रूर आऊँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एसडीओ साहब, आई। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल मैं एक दौरे पर गया हुआ था, अभी अभी लौटा हूँ। और हाँ, यहाँ तो कम से कम आप फॉर्मेलिटीज छोड़िए। ये मेरा दफ्तर नहीं है कि आप मुझे एसडीओ साहब कहकर बुलाएं। मैं यहाँ सिर्फ कमल कुमार हूँ। बात दरअसल ये है कि आजकल की दुनिया में हर कोई एक मुखौटा लगाकर जीना पसंद करता है। अब न चाहते हुए भी औपचारिकता का नकाब हमें भी लगाना ही पड़ता है। खैर, ये तो आनंद का विषय है, जो आप जैसे साफ दिल वालों से ही इंसानियत जिंदा है समाज में। लीजिए, आप तो फिर तकल्लुफ पर उतर आए। खैर, क्या लेंगे कहिए। जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ड्रिंक्स वगैरह।
मुझे उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं जो इंसान को कमज़ोर बना दे। पर आजकल तो सोशल गैदरिंग में शराब को एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। पीना पिलाना ये तो एक आम बात सी हो गई है। हाँ, पीने वाले तो शराब को महिमा मंडित करने के लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं। वाह वाह, क्या बात कही, सचमुच मजा आ गया। ये हमारी बेटी उमा। नमस्ते। अच्छा, तो आप ही गा रही थी? जी। वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं। शुक्रिया। आप तो जनाब बड़े छुपे रुस्तम निकले। जी, मैंने ऐसी तो कोई खास बात कही नहीं जिससे। जी, हीरे की कीमत तो जौहरी जानता है ना। तो बातों ही बातों में आपने मुझे इंसान से पत्थर बना दिया। लगता है पिछले जन्म में आप जरूर कोई जादूगरनी रही होंगी। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप तो अकेले ही रहते हैं शायद। अगर बुरा ना माने तो कभी कभी हमारे यहाँ आने की भी तकलीफ कीजिए। ऑफिस के काम और बंगले में तन्हा जिंदगी से लगता था क्या दिन कुछ नीरस गुजरेंगे, पर उमा जी जैसी कलाकार से मिलकर दिल में कुछ आशाएं जगी हैं। क्या सिर्फ कलाकार? नहीं, मेरा मतलब था। अच्छा कमल जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं यहाँ एक छोटे से गांव मधुपुर से आया हूँ। आपने शायद उसका नाम नहीं सुना होगा। मधुपुर? हाँ, काफी समय पहले मैं गया था वहां, उस क्षेत्र में कहीं एक जमीन खरीदने के सिलसिले में। पर मधुपुर के बारे में कुछ खास तो जानकारी नहीं, लेकिन वहां के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है जो उस क्षेत्र का एक जाना माना और प्रतिभाशाली ढोलक वादक था, और सिर्फ देवी मां के सामने ही ढोलक बजाता था। उसकी मनमोहक धुन आज भी मेरे मन में प्रकंपित हो रही है। कितना उत्कृष्ट कलाकार था। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, ऐसे इस क्षेत्र में कई अच्छे ढोलक वादक हैं, पर पता नहीं आप किस वादक के बारे में कह रहे हैं। अच्छा छोड़िए, ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? गांव में थोड़ी सी जमीन है, बस उसी की देखभाल करने में वक्त गुजर जाता है। हेलो, मैं उमा बोल रही थी। ओह उमा जी, कहिए कैसे याद किया? आप शाम को हमारे यहाँ चाय पर आइए ना। देखिए, आज तो बहुत मुश्किल है, काम कुछ ज़्यादा है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि शाम को हमारे यहाँ चाय पर आती हैं, वहीं इत्मीनान से बातें करेंगे। ओके, थैंक यू। कौन सुनती है? तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। सच? क्या लिखा है? अब लिखने पढ़ने को बचा क्या है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और क्या कहूं? जिस बेटे ने अपनी जात का नाम बदल दिया है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? हो सकता है कल वो मुझे अपना बाप और तुझे अपनी मां मानने से भी इनकार करते हैं। देखो, अब उसने कुछ काम किया होगा तो सोच समझ कर ही किया होगा ना। तुम बेकार परेशान हो रहे हो। बताओ ना उसने क्या लिखा है। खुशियां मना, मिठाई बांट, तेरा बेटा शादी कर रहा है। सच? मेरी बहू आ रही है? कौन है? कैसी है? कहाँ की है? कि कोई शहर की पढ़ी लिखी लड़की। बेटे ने माँ बाप को न्योता भेजा है अपनी शादी का। हमारी किस्मत, हमारे अपने बेटे की शादी में ही हमें मेहमान की तरह बुलाया गया है।
देखो जी, तुम चिंता मत करो। कमल ठहरा एक बहुत बड़ा अफसर, और हम अनपढ़ गंवार, वो तो हमसे ज्यादा समझदार है ना। उसने अगर कोई काम किया होगा तो अपनी और हमारी भलाई के लिए ही किया होगा। अब जब उसने लड़की पसंद कर ली है तो हम भला कर ही क्या सकते हैं। तुम बस प्रार्थना करो कि उन दोनों का संसार हमेशा हरा भरा रहे। अरे मैं कोई पत्थर दिल थोड़ी ही हूं, बस यूं ही जरा सा मन भर आया। कितनी चाहत थी बेटे को दूल्हा बनते हुए देखने की। बेटी उमा, तो खुश तो है ना? तुम्हें क्या लगता है? तेरी आदत छूटी नहीं। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे तूने ही मुझसे सवाल कर दिया। तुम भी कमाल करती हो। शादी के अभी 20 दिन हो चुके हैं। रोज दफ्तर जाते हुए कमल उसे यहाँ छोड़ जाता है और आते हुए ले जाता है, बस इतनी सी बात है। क्यों भाई हाथ सवाल कर रही हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं तैयार हूँ। पर मैं नहीं। पहले चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर आराम से चलेंगे। बेटा कमल, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? देखिए पिताजी, अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी बात का बुरा मान सकता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। कह रहा था कि शादी पर तो तुम्हारे गांव से कोई आया नहीं, और बात यह है पिताजी, मेरे माता पिता का सारा जीवन गांव में ही बीता है। शायद अचानक शहर आने के लिए वो लोग खुद को तैयार नहीं कर पाए। पर तुम्हारा क्या ये फर्ज नहीं बनता कि तुम उमा को लेकर अपने गांव जाओ और अपने माता पिता का आशीर्वाद लो? आप तो जानते ही हैं कि मेरी नई नई नौकरी है, ऊपर से सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, फिर छुट्टी मिलना भी तो मुश्किल है। क्या तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ऑफिस तक ही है? अपने माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? मुझे अपने इस बर्ताव पर अफसोस है पिताजी। वाकई मैं अपना फर्ज भुला बैठा था। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उमा को लेकर एक बार गांव हो आऊंगा। तुम्हारे इस निर्णय से मैं खुश हुआ बेटे। ऐसा करो, अगला शनिवार तो सेकंड सैटरडे है और सोमवार तो तुम्हारी छुट्टी ही है जी। इन्हीं 3 दिनों में हो आओ। क्यों बेटी उमा, ठीक रहेगा ना? मैं तो पिताजी कब से तैयार बैठी हूँ ससुराल जाने के लिए। बस यही है कि देर किए जा रहे हैं। अरे बाबा, मैंने तो अपनी गलती मान ली है ना। बस 4-5 दिनों की बात है, चलेंगे ना। तुम्हें दूर जाने में परेशानी होगी, ऐसा करो मेरी गाड़ी लेकर जाओ। क्यों? खुश रहो, खुश रहो। अच्छा पिताजी, हम चलते हैं। पहुंचते पहुंचते देर ना हो जाए। हाँ, देर हो जाएगी, निकलो। संभल के जाना बेटी। हाँ, देखो बेटी, पहली बार ससुराल जा रही हो, सब कुछ जरा ध्यान रखना। जी माँ, चलते हैं। अरे कमल, अरे जीता रहे बेटे। अरे
इतने दिनों बाद तुझे हमारी याद आई। नहीं बापू, मैं भला कहीं तुम लोगों को भूल सकता हूँ। जीती रहो बेटी। ये तेरी बहू। कितनी प्यारी गुड़िया सी है हमारी बहू। अरे बाबरी, नई बहू घर में आई है, इसकी आरती नहीं उतारेगी? आओ बहू, आओ। पुजारी बाबा। कौन? दीनू? जी बाबा। क्या बात है दीनू? मेरा बेटा कमल और उसकी बहू आज ही शहर से आए हैं। आयुष्मान बाबा, पुत्रवती बाबा। दीनू, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। सचमुच तुम बड़े ही भाग्यवान हो। सब माता की इच्छा है। बहू, तुम्हारा ये ससुर एक महान कलाकार है। इस गांव की इज्जत है। आसपास के 50 गांव में इस जैसा कलाकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का सच्चा भक्त है, एक नेक इंसान है। मैं भला किस काबिल हूँ बाबा? यही तो तुम्हारी महानता है दीनू। बेटा, आज तुझे इतने दिनों बाद देखकर बड़ी खुशी हुई। अपने पिता को कभी भूलना मत। और एक बात, आज तू जो कुछ भी है अपने माँ बाप के पुण्य प्रताप का फल है। ठीक है, अब तुम लोग जाकर आराम करो। मेरे भी विश्राम का समय हो गया है। बापू ने ये कमरा हमारे लिए कितनी मेहनत से बनाया। पता नहीं इतने पैसों का इंतजाम उन्होंने कैसे किया होगा। हमें तो कल सुबह निकलना है ना? हाँ, देखते ही देखते 3 दिन बीत गया। कल सुबह ही हमें निकलना है। हाँ, सो तो है ही। अच्छा, पिताजी तो ढोल बहुत सुंदर बजाते हैं ना? उनके जैसा इस इलाका में कोई है ही नहीं बजाने वाला। कमल, उनका ढोल बजाना तुम्हें कैसा लगता है? मैं समझा नहीं। देखो, कला और संगीत की दृष्टि से तो ठीक है, पर आज समाज में तुम्हारी जो हैसियत और रुतबा है, उस लिहाज से क्या उनका ढोल बजाना तुम्हें उचित लगता है? देखो उमा, बापू पैसे या रोटी के लिए ढोल नहीं बजाते। जब वो देवी माँ के सामने पहुंचते हैं ना, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। वो खुद ढोल नहीं बजाते, बल्कि देवी माँ उनसे खुद ढोल बजवाती। क्या तुम्हें याद है, एक बार जब मेरे पिताजी ने तुमसे इस क्षेत्र के एक प्रतिभावान ढोलक वादक के बारे में पूछा था, तो तुमने ये तथ्य प्रकट नहीं किया कि वो तुम्हारे पिता ही थे। तब तुम्हें किसने रोका था? तुम चाहती क्या हो? तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे दिल ना दुखाओ, पर यह सही है कि आज समाज में तुम्हारी एक प्रतिष्ठा है। किसी भी तरह तुम्हें अपने पिता को यह अवश्य कहना होगा कि आगे से वो ढोल ना बजाए। मैंने जो सही समझा वही कहा। अब बस भी करो। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। अच्छा माँ, बापू, हम लोग चलते हैं। बेटा, और 2-4 दिन रुक जाता। मन तो मेरा भी यही चाहता है माँ, पर क्या करूँ, नौकरी जो है। अभी तो आप लोगों से जी भर के बातें भी नहीं की, न जाने का मन होते हुए भी जाना पड़ रहा है। अच्छा बेटा, कभी कभी आते रहना। सदा खुश रहो। माता तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। हम लोग दशहरे में फिर आएंगे। ठीक है बेटे, संभल के जाना और पहुंचते ही चिट्ठी लिख देना। जी पिताजी।
और कैसा रहा सफर, बताओ। ठीक ही रहा पिताजी। लगता है हमारी बेटी कुछ उदास है। क्या बात है? कोई खास नहीं। कुछ तो है जरूर। हाँ, देखो बेटी, उम्र के साथ साथ तजुर्बा आदमी को बहुत कुछ सिखाता है, और मैं उसी तजुर्बे के बल पर कह रहा हूं कि तुम दोनों में जरूर कोई नोकझोंक हुई है। नहीं पिताजी, आपको गलतफहमी हुई है। बेटा, जख्म पर अगर सही वक्त पर दवा लगा दिया जाए तो वो बढ़ जाता है, वरना नासूर बनते देर नहीं लगती। क्योंकि कमल साफ बोलने वाला आदमी है, इसलिए तुम दोनों के जाति मामले में दखल दे रहा हूं। हाँ कमल, तुम बताओ क्या बात है? आपको याद होगा, आपने मुझसे एक बार एक ढोलक वादक के बारे में पूछा था, जिसकी धुन आपने सुनी थी। मैं शर्मिंदा हूं कि उस वक्त मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो मेरे पिता हैं। मेरे पिताजी हमारे इलाके में ढोल बजाने में अपनी सानी नहीं रखते, पर ढोल बजाना उनका पेशा नहीं है, शौक है, और वो केवल देवी माता के सामने ही ढोल बजाते हैं। पर यही बात उमा को पसंद नहीं। इसी को लेकर हम दोनों में कल रात थोड़ी सी बहस हो गई थी। बस इतनी सी बात? अरे बेटा, कला संगीत का वरदान हर किसी के भाग्य में नहीं होता, और तू खुद संगीत से लगाव रखती है। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरे ससुर ताल वाद्य के इतने नामी कलाकार हैं। मैं तो पिताजी उनकी इज्जत करती हूँ और उनकी कला को भी मान देती हूँ, पर मुझे वो माहौल रास नहीं आता। बेटे, इस दुनिया में हर कोई सोचता है कि उसकी सोच सही है, और इस तरह वो अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। लगता है मुझसे ही कहीं कोई गलती हो गई है, जो तू भी इसी तरह सोचने लगी है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरे से गलती हो गई थी। पारो, अरे ओ पारो, क्या हुआ? तेरे बेटे की चिट्ठी आई है, जानती है क्या लिखा है? चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है, मुझे क्या पता क्या लिखा है। बेटे को हमारी बड़ी फिक्र है। लिखा है, आपकी काफी उम्र हो चुकी है, अब आपको आराम की जरूरत है, आप दोनों यहाँ आकर मेरे पास रहिए। तो तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है, सारी जिंदगी मैंने माता की सेवा में बिता दी। अब इस उम्र में माँ को छोड़ के कहाँ जाऊं? हाँ, अब तो दिल में बस यही चाह है कि माँ के सामने ढोल बजाते बजाते हमेशा के लिए सो जाऊं। शहर जाके क्या करना है पारो? नई मिट्टी में पौधा पनपता है, बूढ़ा पेड़ नहीं। वो तो नई जमीन में अक्सर मर जाता है रे। देखो जी, तुम जो ठीक समझो वही करो, मेरा क्या है। जहां तुम वहां मैं। पर मेरा कहना है जी, हमारा एक ही बेटा है, उसे भी तो हम भुला नहीं सकते। सब चिट्ठी माँ, पिताजी की चिट्ठी आई है।
उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैंने तो एक रात सुलझाई थी, अब अगर उसमें बाधाएं आती है तो एक आखिरी रास्ता यही बचा है, तुम उन्हें लिख दो, अगर वो ढोल बजाना नहीं छोड़ते तो हम गांव नहीं आएंगे। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ये कर देता हूँ, पर मेरा दिल कहता है कि हम लोग ये सही नहीं कर रहे हैं। क्या तुम अब तक कमल की चिट्ठी के बारे में सोच रहे हो? कमल ये सोच भी कैसे सका कि मैं ढोलक बजा कर जी सकूंगा। और ये ढोलक तो मेरे जीवन का एक अंग बन गया है। तुम नाराज मत हो, उसे आने दो, मैं उसे समझा दूंगी। कोई लाभ नहीं होगा। उसकी चिट्ठी से उसकी नाराजगी जाहिर होती है। मुझे याद है जब वो बच्चा था ना, तो मेरी ढोलक बजाते वक्त घंटों बैठा मुझे निहारता रहता था। और आज वो चाहता है कि मैं ढोलक बजाना छोड़ दूं। पता है उमा, दशहरे में और 20 दिन ही बाकी हैं। तो हम लोगों के गांव के देवी माँ के मंदिर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हम लोग चलेंगे पूजा देखने। सो तो ठीक है, पर मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मुझे याद है, मैंने बापू को चिट्ठी लिख दी थी कि अगर वो ढोल बजाना नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग गांव नहीं जाएंगे। पर उन्होंने जवाब तो नहीं दिया ना। सुनो, मैं पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारी बात मान ली है। पर शायद यही बात उन्हें लिख भेजने में तकलीफ हुई हो। तुम चलो तो सही। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं चलने को तैयार तो हो रही हूँ, पर अगर कहीं पिताजी ने ढोल को हाथ भी लगाया तो मैं उल्टे पांव वापस आ जाऊंगी। क्या बात है बेटे, बहुत दिनों से तुम लोग हमारे यहाँ आए नहीं और ना ही फोन पर बात की। कोई परेशानी? बात वही पुरानी है पिताजी, वही ढोल वाला किस्सा। उमा अभी भी अपने जिद पर अड़ी हुई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब्र करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ये तो कहने की बातें हैं। उमा और मैं दशहरे में गांव जा रहे हैं। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए वहां। तुम बेकार ही में चिंता कर रहे हो कमल। अगर पिताजी आप भी हम लोगों के साथ चलें तो? देखो, तुम लोगों के साथ जाना शायद मेरा उचित ना हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। धा तक धत धत तक धत 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 तक धत 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 तघिन्न धत्ता। हाँ, धिनक धिनता धिनक धिनता भिन्नता भिन्नता भिन्न धत्ता। सुनिए, ये क्या, अब फिर वही ढोल लेकर बैठ गए? कमल आ रहा है, याद नहीं है क्या? तो मैं इसे बजा थोड़ी रहा हूँ, बस लेके बैठा ही तो हूँ। माँ, लगता है हमें आज ही लौटना पड़ेगा। क्यों बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई? माँ जी, हमारे मना करने के बावजूद पिताजी फिर से ढोल लेकर बैठ गए। अब आप ही बताइए, हम लौट न जाए तो क्या करें? देखो बहू, तुम्हारे ससुर जी ढोल को अपनी जिंदगी से भी बढ़कर चाहते हैं। अब अचानक इतनी पुरानी आदत छोड़ देना तो मुश्किल है ना। तुम नाराज मत हो, मैं उन्हें समझा दूंगी।
भी हो के बस। लाख समझाया, बेटा और बहू आ रहे हैं, ढोल को अलग रखो, पर तुम सुनो तब ना। कर दिया ना बच्चों को नाराज। तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? बोल तो, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? बात वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। देखो जी, इस बेटे के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। आज अगर वो चाहता है कि तुम ढोल मत बजाओ, तो क्या तुम उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? हम तो पके हुए फल हैं, न जाने कब डाल से टूटकर गिर जाए। बच्चे खुश रहें, इसी में तो हमारी खुशी है ना। तुम्हें मेरी कसम, ढोल को अलग रख दो जी। ये क्या है माँ? बापू के लिए जो फल लाया था वैसा का वैसा ही रखा है। तुम दोनों के बीच भला मैं क्या कहूँ बेटा? लगता है बापू नाराज है मुझसे। तो उन्हीं से पूछ कर देख लेना। बापू, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं बेटे, तू तो मेरी जान है। मैं भला तुझसे रूठ सकता हूँ? तो फिर आप हमारे साथ चलते क्यों नहीं? अभी इस उम्र में कहाँ जाऊं बेटे? ये कौन बेवकूफ बजा रहा है ढोल? ढोल इस तरह बजता है? सुनो, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? माँ, तुमने देख ही लिया ना, बापू ढोल बजाने से बाज नहीं आएंगे, और मेरा भी कोई और उपाय नहीं है। हमें अभी इसी वक्त शहर लौट जाना होगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तू ठीक समझता है वही कर। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। देखो उमा, तुम्हारे कहने पर मैं हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अब जाने से पहले एक बार बापू को देख तो लूं। ठीक है, जाओ, पर जल्दी लौटना। क्या हुआ दीनू? क्या हुआ दिनू काका? क्या हुआ दिनू काका? बापू,